Now, as we transition from our debate to seminar, I would like to call President Sir to give an opening speech related to this seminar. President Keshav Sir. तो जैसे कि मैं बीच में छोड़ के गया था, सर को रिसीव करने भी जाना था, तो इसीलिए टाइमिंग था 2 बजे का समथिंग टाइमिंग था सर का आने का, लेकिन क्योंकि अपने बिजी शेड्यूल में से उन्होंने टाइम निकाला है यहाँ पर आने के लिए, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत व्यस्तता होती है प्रशासनिक कार्यों में, तो फिर भी उन्होंने हमको समय दिया। तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट की तरफ से और सभी उमंग के सभी कोर और विंग मेंबर की तरफ से एक बार फिर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। आज यहाँ पर सर को बुलाने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि यूजुअली जब आप किसी कैंपस में होते हो, आप किसी न किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हो, और जैसे मैंने बताया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता था, और अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है। इस बार भी सिलेक्शन हुए हैं 2023 बैच 22 बैच में, और टीसीएस में तो लगभग कम से कम 30 या 32 सिलेक्शन ये हर बार का है यहाँ पर। तो आपके सामने किसी सिविल सर्वेंट को बुलाने का हमारा ये मकसद है कि आप उनसे मोटिवेट हो सकें, वो जो आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे, आप उनको समझें, अपने जीवन में उनको उतारें जो वो आपको बताएंगे। तो यही हमारा मकसद है। इसके बाद सर आएंगे, इसी के साथ साथ जो आज की जो डिबेट हुई है उसके जो विनर्स होंगे उनको भी सम्मानित किया जाएगा। उसका लिस्ट जो जजेस थे वो बना के हमको देके वो चले गए हैं, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि उनका अपने डिपार्टमेंट से संबंधित काम था। तो अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं एक बार सर को बुलाना चाहूंगा कि वो यहाँ पर स्टेज पर आकर मतलब आप सभी को आगे के बारे में बताएं कि कैसे अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करें, अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करें। मिस्टर गौरव सर प्लीज। कौन से कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं यहाँ? कितने लोग बीए वाले हैं? बीएससी वाले कौन हैं? और इसके अलावा बीएससी के अलावा कोई और? कितने लोग फर्स्ट ईयर वाले हैं, सेकेंड ईयर, फाइनल? ठीक है, तो इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, अगर आप लोगों को पहले कुछ पूछना है तो नोट डाउन कर लूँगा, उसी सीक्वेंस में जाएं तो बेटर रहेगा। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम उसी सीक्वेंस में जाते हैं। सर यूपीएससी प्रिपरेशन की सर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और सर क्या जैसे एटलीस्ट जो है 6 to 10 से क्या इम्पोर्टेंट है या नहीं? ठीक है, और सर कभी कभी प्रिपरेशन करते टाइम पे सर कभी हम लोग को ऐसा फील होता है कि सर मेरी स्टूडेंट लाखों स्टूडेंट्स जो हैं सर कोचिंग से लेकर वो पढ़ रहे हैं और हम भी सर क्लास में करते, सर हम में और डिस्कस में क्या डिफरेंस होना चाहिए कि हम यूपीएससी क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बन सकें? और सर क्या जो सर कोचिंग के स्टडी मटेरियल है सर वो इतना एनफ है, हमें स्टैंडर्ड बुक्स को सर प्रेफर करना चाहिए? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं या कुछ सबके पास इतना समय नहीं होता है, कुछ लोग छोटे एग्जाम की प्रिपरेशन करने लगते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी एसएससी या अदर एग्जाम की तैयारी होने की उसके बाद हम इसको करना चाहें, पहुंचना चाहें, तो क्या ये हमको डिस्टर्ब करेगा या हमारे लिए ठीक होगा? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि प्लान भी होना चाहिए सिविल सर्विसेज के अलावा, अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो प्लान भी होना चाहिए हमें। और सर बेसिक बुक किससे स्टार्टिंग किया था? बेसिक बुक कौन से अच्छे थे? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में जाने से पूर्व हमें अपने व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से कर लेना चाहिए? क्या वो चीज़ें होनी चाहिए जो हम इस तैयारी में उतरने से पहले कर लें? और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कई लोग इस तैयारी में कई साल तक लग जाते हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए
कि हम जल्द से जल्द इस तैयारी को पूरा कर लें। थैंक यू सर। आपका व्यक्तित्व तो विकसित है, अगर आप इतना बोल पा रहे हैं खड़े होकर तो ऑलरेडी विकसित है। As a student of graduation first year, what should be my approach to get through this exam? Sir, BA first year. What are the important aspects that we complete in graduation center? UPSC से related या general? सर बेसिकली जैसे एक क्वेश्चन होता है टाइम मैनेजमेंट का, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन, अगर हम अभी एक बेसिक लेवल से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली हम कौन सा अप्रोच, कौन सी स्ट्रैटेजी लेके चले तो विद इन द कंटिन्यूटी ऑफ आवर ग्रेजुएशन हम एक अपने आप को एक उस लेवल पे डेवलप कर सके जिससे हमारा मतलब कि एक सीरियलाइज अटेम्प्ट में वो पार्टिकुलर एग्जाम क्रैक हो सके। और जो हमारा डेकोरम है, हमारा जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है, अपार्ट फ्रॉम इट जो हमारा सिविल सर्विसेज का सिलेबस है, हम दोनों को एक साथ मतलब कैसे उसका टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। सर जैसे हम लोग ये थर्ड गए हैं, तो क्या सर हम लोग सन 2025 का एग्जाम ले सकते हैं अगर तैयारी करें अभी से स्टार्टिंग से? हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि तमाम तरीके की डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जैसे सोशल मीडिया वगैरह, तैयारी के दौरान इससे कैसे बचा जाए और सोर्स ऑफ मोटिवेशन कंसिस्टेंसी के लिए या प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि तमाम तरीके के मेंटल ब्रेकडाउन होते हैं, मेंटल हेल्थ की बात होती है, तो तैयारी के दौरान मोटिवेशन का क्या स्रोत होना चाहिए, कैसे मोटिवेशन मेंटेन किया जाए ताकि प्रिपरेशन की जा सके? I want to ask a question about how to manage our UPSC preparation with graduation. So, I'm a student of BA first year. My question is, what is the correct time to join any coaching or institute for our preparation? And what is the strategy to start from basic, the books, the references? Thank you. How to deal with failure? How to deal with failure with other society? So what providing to balance to crack UPSC and become an officer? हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये यूपीएससी की जर्नी है तो इसमें फियर ऑफ लूजिंग रहता है, होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, और तैयारी हम कर रहे हैं, डर घर वालों को लग जाता है, अरे इतना बड़ा क्या सोच लिया, पहले थोड़ा छोटे पे आओ, पहले ये करो। तो सर ये फियर ऑफ लूजिंग को कैसे हटाएं, यही किस पे बताएंगे? चलिए था जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि इंजीनियर्स और डॉक्टर्स वगैरह ज़्यादा यूपीएससी एग्जाम क्रैक करते हैं, आपके हिसाब से वो क्या क्वालिटीज़ हैं जो उनमें ज़्यादा है जो हम लोग कर सकते हैं? First of all, sir, warm welcome here. My question is how to develop way of thinking. Hello sir, I am from BA second year. My question is that should I do PG after UG, or is there any role of PG in preparation of UPSC? Is it only time waste? मैं केवल करनाथ हूँ। मेरा प्रश्न है कि मैं रूटीन बनाता हूँ और दूसरे दिन ये होता है कि एक दिन तो बहुत अच्छे से करता हूँ और दूसरे दिन ये होता है कि रूटीन नहीं फॉलो नहीं करता हूँ। और मेरा दूसरी प्रश्न ये है कि हिंदी और इंग्लिश माध्यम में हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम कहा जाता है कि इंग्लिश माध्यम बहुत अच्छा है, हिंदी माध्यम क्या अच्छा नहीं है? जय हिंद सर, मेरा नाम अनुभव मिश्रा। सर वैकल्पिक विषय को लेकर छात्रों के बीच में बहुत द्वंद्व रहता है, इसके निर्धारण का उचित पैमाना क्या हो, और हिंदी माध्यम के सामने जो सर चुनौती है उसका निपटारा हम कैसे कर सकते हैं, उसका समाधान कैसे कर सकते हैं?
बी थर्ड की स्टूडेंट हूँ। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आजकल न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि सभी लोग द हिंदू पढ़ते हैं या फिर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तो ये सब इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं, हिंदी में नहीं होते, और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब करंट से लिंक करके पूछे जाते हैं। तो हम लोग कौन सा पेपर पढ़ें हिंदी में? और दूसरी बात, कोई कहता है कि एनसीईआरटी 6 से 12 तक की पढ़ें, कोई कहता है 9 से 12 तक की पढ़ें। अगर उसको पढ़ते हैं तो उसका मतलब पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन उसके शब्द के जो मतलब नहीं समझ आते, तो उसको कैसे कहाँ से समझेंगे? थैंक यू। Good afternoon, sir. I'm the student of BE second year, and I want to know that as you have gone through the exam patterns, I want to know that what UPSC wants to test from us. What are its criteria of judging, and why it takes 3 examinations? What it wants to know, the real or factual knowledge. हेलो सर, मैं बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है सर, अभी जैसे यूपी माध्यम के ट्रेन की सबसे बड़ी चुनौती सर सीसेट लेके होती है। बहुत सारे हिंदी माध्यम के प्रतिभागी सीसेट में ही रह जाते हैं, जिससे उनका मेंस में प्रतिभागी देखने को नहीं मिलता। सर सीसेट के लिए क्या रिक्रूटमेंट होनी चाहिए? Thank you everyone. सर, जैसा कि बीए प्रथम वर्ष के छात्र हैं, तो जैसा कि हम आगे 3 वर्ष का हमारे पास समय है, तो अपने व्यक्तित्व का कैसे विकास करें? सर, ये पूछना चाह रहा था, बीइंग ए ब्यूरोक्रेट, क्या कोई ब्यूरोक्रेट बिजनेस कर सकता है? क्या पहले आगे नहीं सर, पूछना चाह रहा था। अगर हम लोग दूसरे क्लास करते हैं तो कंसल्टेशन के साथ पढ़ लेते हैं, लेकिन वही अगर हम लोग रीडिंग करते हैं तो इतना कंसल्टेशन नहीं कर पाता है, इसको कैसे पढ़ाएं? ठीक है, ये वाले हो गए सर, एक बार ग्रुप स्ट्रैटेजी ठीक है, ये सब आ गए, ये भी आ गया, और कोई इसके अलावा जो बोल दिया गया है वो लास्ट क्वेश्चन सर। सर जो कोचिंग सर होती है, कोचिंग शुरू सर वो मैटर करते हैं, किसी कोचिंग से क्लास ले रहे हैं सर, वहाँ से सर क्या मैटर करता है सर, कोई रीजन आगे से करता है? ठीक है, कोचिंग आ गया आप। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, आप सभी के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, एक बार आप सर को भी सुन लीजिए, आपका सभी जवाब मिल जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन ही करते रह जाएंगे तो मतलब 1 घंटा तो क्वेश्चन भी निकल जाए, आपके मेन वन जो पॉइंट है वो रिलेट होने लगे हैं दोबारा। तो मेन पॉइंट एक बार सर को आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप फिर लास्ट में ले लीजिए। ठीक है, मीडियम की बात आ रही है, हो गया मीडियम। ठीक है, तो पहले हम इसको टेकअप कर लेते हैं। सबसे पहले तो यूपीएससी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं अगर, तो उसको कभी भी आप इतने सारे सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है, मुझे लगता है जितने क्वेश्चन आपने पूछे ये सब लोग आप स्वयं भी रील्स पे देखते होंगे, खुद भी इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे आप देखते होंगे, इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जनरली यही सब रिपीटेड चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत विस्तार से तो नहीं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दूंगा, कुछ नया नहीं है इसमें। और अधिकांश प्रश्न जो आपने पूछे हैं वो बड़े कुछ जेनरिक टाइप के प्रश्न हैं, जैसे सबसे पहले ये कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, या प्लान बी होना चाहिए, या हमें कुछ और भी साथ में एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ये आपका कॉल है, ठीक है, ये आपका पर्सनल कॉल है, इट डिपेंड्स ऑन द वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, ठीक है।
आपके अपने फैमिली सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, ठीक है, आपके मतलब आप कहाँ से आते हैं, फाइनेंशियली क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली में कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, ठीक है, आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना है कुछ, आपको कहीं भी जॉब करनी है इमीडिएटली, ऐसे सर्कमस्टांसेस लोगों के होते हैं। कहीं ऐसा नहीं है तो वो सीधे प्रिपरेशन में चले जाते हैं और कई साल प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस। दूसरा एक चीज़ जो अंडरलाइन फैक्ट है वो जो याद रखने वाली है कि यूपीएससी सब कुछ नहीं है, ठीक है, ये पहले सोच के चलना, ठीक है, यूपीएससी सब कुछ नहीं है, ठीक है। फैक्ट ये है कि जितने लोग यहाँ बात कर रहे हैं यूपीएससी की, ये इम्प्रैक्टिकल है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सभी हो जाएंगे, ठीक है, मुझे लगता है इस पर सब सहमत होंगे, ठीक है। अगर हम एक रैंडम पे बात करें तो एक क्लासरूम में बैठे सब लोग नहीं होंगे, ठीक है। अगर हम नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ बैठे सब लोग नहीं होंगे, पहले हम इसको मान के चलें। किसी को ऑफेंस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, क्यों नहीं होंगे, सब मेहनत करें तो सब हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स बी प्रैक्टिकल। तो एक तो सक्सेस रेट उसमें कम है, ठीक है, यदि आप उसको सक्सेस करेंगे तो, अगर उस सेंस में तो हमेशा ये सोच के चलिए कि ये एक एग्जाम है जिसको आपको देना है, आप एक ट्राई कर रहे हो, अपना ऑनेस्ट एफर्ट दे रहे हो, लेकिन अगर नहीं भी होता है तब भी आपके पास कोई प्लान भी अवेलेबल है जिस पे आप हमेशा फॉल बैक कर सकते हैं। ये तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का जितना सक्सेस ये चल नहीं रहा है, जितना इसमें सक्सेस रेट है वो भी आप लोग देख रहे हैं, और कितने अटेम्प्ट लोगों को लग जा रहे हैं, कितना पैटर्न वेरी कर रहा है, तो कोई श्योरिटी नहीं है। जैसा कि हमेशा कहते हैं कि यूपीएससी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, क्योंकि हम अनप्रेडिक्टेबल उसका जो यू है एप्लीकेशन में उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो वो ठीक है, बातें वैलिड है बातें, इसलिए सबसे पहले जब भी आप स्टार्ट करें यहीं से स्टार्ट करें कि जरूरी नहीं है कि एग्जाम क्लियर ही होगा, और ये नेगेटिव सोच नहीं है। किसी लोगों को लगेगा अरे हम पॉजिटिव सोच के चलते हैं, पॉजिटिव ही सोच रहे हैं हम, तभी ये सोच रहे हैं, ठीक है, अपने लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं ना कि भाई अगर नहीं होगा तो हम कुछ और कर पाएंगे, ये पॉजिटिव थिंकिंग ही है, ठीक है। इसको उस सेंस में ना लें कि भाई शुरुआत में हम ये सोच रहे हैं कि भाई नहीं होगा फिर क्या होगा, तो एक तो ये बात है, ठीक है। दूसरा, जब आप सोच लिए हैं कि आप यूपीएससी करेंगे, ठीक है, तो यूपीएससी जैसे आप कह रहे हैं थर्ड ईयर में है, कोई कह रहे हैं फर्स्ट ईयर में है, एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ बुक्स है, ठीक है, वो आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पहले आप खुद ये एक्सप्लोर करिए कि क्या आप वाकई करना भी चाहते हैं यूपीएससी, या आप नहीं करना चाहते, या केवल पीयर प्रेशर में आपको लग रहा है, या केवल आपने ऐसी आईएएस आईपीएस की रील देखी है, आपको लग रहा है वाह क्या बढ़िया लग रहा है, ऐसे चल के आ रहा है, ऐसे हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो केवल उसी को देख के आप लोग मोटिवेटेड इनफ हो कि भाई हम ये करेंगे, क्योंकि वैसा एक्चुअली है नहीं, ठीक है। आप भी जानते हैं, आप कितने लोग रील बनाते हो, उसमें आप देखते हो कितना अच्छा मौसम है, ये है वो है, लोग बाहर जाके रील बनाते हैं लोगों की, ठीक है, पता चलता है कि वो रील यहीं बगल की किसी जो है गांव की है, और कहीं वो ऐसा कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है जो हमेशा मीडिया में या फिर डिजिटल मीडियम पे पोर्ट्रे किया जाता है, वैसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है ना। एक्चुअल चीज़ें उससे भिन्न होती हैं, ठीक है, तो बहुत जिम्मेदारी होती हैं, और आप ऐसा नहीं है कि आप जो है कुछ नहीं करोगे और आप केवल घूम रहे हो, ठीक है, और आपको कुछ सेट ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल है, बस केवल वही हो रहा है, बाकी कोई काम नहीं करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और सारी दुनिया जो है आपके इशारे पे है, तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, ठीक है। पहले तो अपने दिमाग से ये भ्रांतियाँ आप लोग निकाल के, मतलब एक काम है, आप जैसे अभी पढ़ रहे हैं ऐसे एक काम है, आपके घर में कोई नौकरी पे जाता होगा, कोई काम करता है, वैसा ही एक काम है, इट इज़ वन ऑफ दी जॉब्स, ठीक है। तो उसको कोई लार्जर देन लाइफ पिक्चर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि आपने सोच लिया कि यही सब कुछ है, यही नहीं है तो आप कुछ नहीं है जीवन में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये मिथ बस्ट करने की जरूरत है आपको। दूसरा, जब आपने ठान लिया है कि आप यूपीएससी करेंगे, अच्छी चीज़ है, आपने सोचा है अपने लिए, आपने एक प्लान भी रख रखा है कि आप कुछ और एग्जाम भी साथ में दे रहे हो, ठीक है, या आप कुछ और भी अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहता है, हायर स्टडी परस्यू करना चाहता है, या फिर किसी की इच्छा है कि हम जॉब के साथ करना चाहते हैं, तो लेट इट बी, वो आपके ऊपर है। इनिशियली जब आप अटेम्प्ट दे रहे हो तो ये ट्राई किया जा सकता है कि इनिशियल अटेम्प्ट आप फुल फ्लेज होके दे दो, भाई आप कुछ नहीं कर रहे हो, कोई जॉब नहीं कर रहे हो, क्योंकि तब आपके पास टाइम है, आप हार्डली 21-22 एज में आप ग्रेजुएट हो जाओगे, फिर उसके बाद आपको 2-3 साल है, जब तक कि अन्य प्रेशर्स आप पे बिल्डअप होना स्टार्ट नहीं हो रहे हैं कि भाई फैमिली कह रही है कि भाई शादी कर लो,
ठीक है। और कोई कह रहा है कि भाई नौकरी नहीं करोगे क्या, ये नहीं करोगे क्या, हजार लोग हजार चीज़ें कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनसे प्रभावित होके आप वो चीज़ें करें, लेकिन वो प्रेशर इतना बिल्डअप हो जाता है आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम कि आपको लगता है कि अब तो ठीक है छोड़ दिया जाए सब कुछ। तो उसके बजाय आप पहले अपना खुद ही प्लान बना के चलिए कि मैं 2-3 साल एक सीरियस एफर्ट दूंगा, ठीक है, एक सीरियस अटेम्प्ट दूंगा, और फिर उसके बाद आई लुक टुवर्ड्स अदर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, ठीक है, जो मेरे पास आएंगे, ठीक है। और उस चीज़ का मलाल नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले इस बात को लेकर चलना, तब जंप करना। दूसरा, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है उनके लिए सिंपल सा है, सबसे पहले आप एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए। एनसीईआरटीज पढ़ के पहले आप में से अधिकांश लोगों को लगेगा क्या आप करना भी चाहते हैं वाकई ये, ठीक है। कुछ लोगों को लगेगा नहीं तो मतलब नहीं हो रहा है मुझसे, या फिर नॉट अबाउट इनकैपेबिलिटी, बट ये वो चीज़ नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ, है ना। कभी कभी लोगों को ऐसा लगेगा। कुछ लोगों का दिमाग थोड़ा उस तरह होता है कि वो पढ़ाई में रुचि है उनकी, या पठन पाठन में रुचि है, कुछ रिसर्च में रुचि है, ठीक है, या हायर स्टडीज में रुचि है, तो उनको पढ़ के लगेगा कि नहीं ये चीज़ मैं नहीं पढ़ना चाहता, या ये मैं नहीं करना चाहता। तो पहले आपका वहाँ फिल्टर आउट प्रोसेस हो जाएगा। तो एनसीईआरटीज पढ़ना कोई कठिन कार्य नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटीज आप पढ़ ही सकते हैं। उसमें सिंपल सा है, जो आपकी एनसीईआरटीज अभी अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर आप तो खैर बीए के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग छोड़े नहीं हैं। जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं जैसे बीएससी के हैं, वो अगर +1 +2 में साइंस पढ़ लेते हैं तो सब हिस्ट्री ज्योग्राफी भूल जाते हैं, तब तक वो 10th तक पढ़ी होती है बेसिक से, उसके बाद भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। तो वो फिर रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं तो वो 6 से पढ़ लेते हैं, तो 6 से हम एंशिएंट मिडीवल और मॉडर्न पढ़ लेते हैं, फिर दोबारा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, तो वो पढ़ सकते हैं आप। बाकी जो बीए के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप +2 तक पढ़े हैं तो आप तो वैसे ही डिटेल में पढ़े हो वो सब चीज़ें, तो आपको उतना नीचे जाने की जरूरत नहीं है कि आप 6 से 10 पढ़ोगे, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दी बेसिक फ्रेमवर्क, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी हो। आप सीधे +1 की एनसीईआरटी, +2 की एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। एक हिस्ट्री की ही एनसीईआरटी ऐसी है जो पुरानी आप पढ़ें तो अच्छा है, क्योंकि उसमें डिटेल्ड है। नए वाली थोड़ी ब्रीफ है, थोड़ी जो शायद आप लोगों के टाइम भी रही होगी, जो फर्स्ट ईयर में है, वो बहुत ब्रीफ वर्जन है, ठीक है। वो बड़ा ही मतलब यूजर फ्रेंडली जिसको कहेंगे कि स्टूडेंट फ्रेंडली टाइप का बनाया गया, उसमें पिक्चर है, थोड़ा आसान करके चीज़ें दी गई हैं उसमें। लेकिन जो डिटेल्ड हिस्ट्री है, जो एंशिएंट मिडीवल की पुरानी किताबें हैं, वो आपको कहीं भी मिल जाएंगी, यहाँ भी मिल जाएंगी मार्केट में, दिल्ली में मिल जाएंगी। वो किताबें आप पढ़िए पुरानी हिस्ट्री वाली, बाकी आप सारी एनसीईआरटीज नहीं पढ़ सकते, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। नई एनसीईआरटीज जो हैं आपको ज्योग्राफी की मिल जाएंगी, वो आप पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स की पढ़ सकते हैं, पॉलिटी की पढ़ सकते हैं। ये सारी जो बेसिक आपके सब्जेक्ट्स हैं, इन सबकी नई एनसीईआरटीज आप पढ़ सकते हैं +1 +2 की। अगर आपको लगे कि भाई नहीं कुछ हो रहा है मुझे, ऐसे आपको लगना नहीं चाहिए, मतलब आप जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, मतलब उनको तो +2 तक आप लोग वो चीज़ें पढ़े हैं तो आपको थोड़ा सिंकिंग रहेगा। साइंस वालों को थोड़ी दिक्कत आती है, उनको नहीं समझ में आता है जल्दी, ठीक है, तो उनको 6 से वापस स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स वगैरह तो जहाँ से स्टार्ट होता है 9th में, तो वो चीज़ें आप +1 +2 की पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, बट एनसीईआरटी केवल आपको याद कराने के लिए है, ठीक है। तो कोई उसमें कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा, वो खाली आपको बस रिवाइज कराने के लिए है। हिस्ट्री की एनसीईआरटी भले कह सकते हैं कि वो एक अच्छा डाटा बुक है, जिसमें आपको अगर आप बाद में पढ़ेंगे तो वो काम आएगी। बाकी एनसीईआरटी केवल एक रिफ्रेशर कोर्स की तरह है कि आपको याद दिलानी है कि ये चीज़ें क्या थी, ठीक है। इसके अलावा फिर एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ बुक्स है जो आपको पढ़ना है, जैसे आप पढ़ते भी होंगे। पॉलिटी है तो आप लक्ष्मीकांत, बहुत कुछ जानते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत आप पढ़ते हैं। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप जीसी लियोन की किताब आती है वो पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स आती है तो कई किताबें सुनाती हैं, संजीव वर्मा की बुक आती है इंडियन इकोनॉमी, और अन्य भी कई, रमेश गुप्ता एक किताब आती है इंडियन इकोनॉमी। ये किताबें मैं एक आपको दे दूंगा, वो लिख के एक पेपर पे सर्कुलेट कर देंगे आपके सोसाइटी से, ठीक है। उस पर टाइम ना वेस्ट करते हुए जो लिस्ट ऑफ बुक्स है वो तो शेयर कर दूंगा, तो आपको नेट पे मिल जाएगा। तो बेसिक बुक्स आप सबसे पहले स्टार्ट करिए, एनसीईआरटीज पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एनसीईआरटी जब आपने पढ़ लिया फिर आप बेसिक किताबें स्टार्ट करिए, और उसमें ये मत कोशिश कीजिए कि आप कुछ याद करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। याद आपको वैसे भी नहीं रहेगा, ठीक है। आप बस किताब को पढ़िए पहले फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस, ठीक है, कि आपको कहानी की तरह समझ आ रहा है, आपको पता लग रहा है कि आप पढ़ जा रहे हो, ठीक है। जब आप उसके बाद पढ़ लोगे, जब आपको सीरियस हो जाता हो कि हाँ मैंने एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ बुक्स पढ़ लिया है, सिलेबस आपने देख लिया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सिलेबस में आपको रट जाना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, लिटरली रट ही जाना चाहिए। आपको पता हो कि भाई सिलेबस के चौथे पैराग्राफ में दूसरी लाइन में ये लिखा है, ठीक है, उसमें लिखा है कि इंडियन इकोनॉमी, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपको मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ठीक है। आपको इतनी डिटेल पता होनी चाहिए, तब आप किताबें पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगी चीज़ें।
और तब आप अखबार भी पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि अखबार में रेलेवेंट क्वेश्चन क्या है पढ़ने लायक। ये तो नहीं पढ़ रहे हो कि मऊआइमा में जो है 2 आदमी मर गए गाड़ी के एक्सीडेंट में, ठीक है, या ऐसा पढ़ रहे हो कि भाई फला पॉलिटिकल पार्टी की रैली हुई उसमें जो है ऐसा कह दिया गया किसी मंत्री के बारे में और ऐसा कह दिया गया। तो आप ऐसी मतलब आपके लिए जो यूजफुल नहीं है चीज़ें एग्जाम के लिए वो तो नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। अखबार में जो चीज़ें पढ़नी है वो क्या पढ़नी है तब तो तभी पता लगेगा जब आपके पास सिलेबस होगा, ठीक है। सिलेबस कहता है मैटर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो आप एटलीस्ट नेशनल पेज पढ़ रहे हो। नेशनल पेज में पॉलिटिक्स नहीं पढ़ रहे हो, नेशनल पेज में पॉलिसीज पढ़ रहे हो कि भाई पार्लियामेंट में कुछ चीज़ चल रही है, कुछ हो रहा है, तो आपको मुद्दा पता है क्या है। और इस तरह पता है कि अगर आपके बगल बैठा उसको नहीं पता है तो आप उसको समझा सको लेमन टर्म्स में कि भाई ये मुद्दा है सही, ठीक है। और बिना उससे प्रभावित हुए कि आपको न्यूज़ में क्या दिख रहा है, मतलब अपना दिमाग इस्तेमाल कर सको, ठीक है। कि जो मोटिवेटेड चीज़ें लोग कह रहे हैं कि अगर एक के पक्ष में कह रहा है दूसरा बी पक्ष में कह रहा है, तो आपके पास एक बैलेंस ओपिनियन अपना होना चाहिए कि नहीं असली फैक्ट्स ऑफ द केस ये है तो मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जब आप इस स्थिति में आओगे अपना एक ओपिनियन बिल्ड करने की स्थिति में, ठीक है, तब आप मतलब फिट फॉर द एग्जाम है, थ्रेशोल्ड जो फिट होता है वो उस लेवल पे आप पहुंचे हैं कि आपका अपना एक ओपिनियन है, आप चीज़ों को पढ़ के विश्लेषण कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यू आर एबल टू मेक एनालिसिस कि भाई क्या सही गलत की बात नहीं कि क्या मैटर के फैक्ट्स हैं और इसमें इसके अप्रोच क्या है, इसके कॉन्स क्या है, और फिर एक आपका ओपिनियन क्या है जो कि पर्सनल है आपका ओपिनियन, ठीक है, वो वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। इतने पे जब आप आओगे तब आप एक थ्रेशोल्ड लेवल पे आए हो एग्जाम की तैयारी में, ठीक है। अब जहाँ तक आपके स्टेजेस ऑफ एग्जाम्स आती हैं, आप कह रही हैं कि क्या एग्जाम टेस्ट करना चाहता है एग्जैक्टली हमसे, ठीक है। तो ऑब्वियसली एग्जाम बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करना चाहता है, ठीक है। या आपका एक बहुत बिजी शेड्यूल होने वाला है, आपका एक बहुत मल्टीटास्किंग आपको करनी है, बहुत सी चीज़ें करनी है, तो आप ऐसी स्थिति में जितना हैरान परेशान आप तैयारी में हो जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा हैरान परेशान आपको नौकरी में होना पड़ेगा। तो क्या आप उस सब चीज़ों के लिए तैयार हैं? यही टेस्ट हो रहा है आपके एग्जाम प्रोसेस से। क्या आपको उतना पेशेंस है, या जो है 4 आदमी जो है गाली देके जा रहे हैं, क्या हम अपना पेशेंस बनाए हुए हैं? क्यों बनाए? हमने 4 साल एग्जाम में देखा है उतना पेशेंस है, ठीक है। तो वो पेशेंस है आप में, वो परसिवरेंस है आप में, वो डेडिकेशन है कि आप उसको एंड तक मीट कर सकते हैं जो भी आपके गोल्स हैं, ठीक है। तो वही एग्जाम टेस्ट कर रहा है, इसीलिए इतना टीडियस लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। और एक बेसिक जो नॉलेज सेट है वो आपको आ जाता है इस एग्जाम के माध्यम से, ठीक है। वो वही चीज़ एग्जाम टेस्ट कर रहा है कि जो हमारी पॉलिसीज फ्रेम हो रही है। बेसिकली अगर आप ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं तो इट्स ऑल अबाउट पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एनी डिपार्टमेंट एनी सर्विस, ठीक है। बस ये हो जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव में थोड़ा सा वाइडर स्कोप होगा, बाकी डिपार्टमेंटल सर्विसेज में लिमिटेड स्कोप होगा, कि उसी डिपार्टमेंट की पॉलिसीज होंगी। यही मेजर क्रक्स है ब्यूरोक्रेसी का। तो वो तभी होगा जब आपको एक वाइडर नॉलेज होगी, ठीक है। कि कल को कोई आपको कह रहा है कि भाई कृषि विभाग में या फिर एग्रीकल्चर में कि किसान कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए या फिर फला केमिकल यूज करना चाहिए, नहीं, आपको पता भी है कि वो क्या है। कल को आप ये तो नहीं कह सकते कि साहब मैं तो साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे कैसे पता होगा, ठीक है। दैट बेसिक नॉलेज सेट जो आपके पास होना चाहिए कि आपको पता है कि कुछ चल रहा है बीटी कॉटन, कुछ चल रहा है बीटी ब्रिंजल, क्या बीटी है भाई, ठीक है। दैट नॉलेज सेट वो आपके पास हो, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किस स्ट्रीम से आते हैं, आप किससे आते हैं, ठीक है। यही एक यूनिक चीज़ है कि कहीं से भी आते हुए लोग ब्यूरोक्रेसी में सब समान हैं, ठीक है। डिफरेंट जो है एरिना से आ रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट एरिना से आते हुए लोग जो हैं वो सब समान हैं उसमें। तो ये एक नॉलेज से टेस्ट किया जा रहा है आपका इस एग्जाम के माध्यम से। जहाँ तक एग्जाम की बात है, एग्जाम में 3 स्टेजेस आप जान रहे हैं, प्रीलिम्स, मेंस है, इंटरव्यू है, ठीक है। कुछ लोग सीधा इस पे आ जाते हैं, जैसे आप आ रहे हैं कि व्यक्तित्व विकास में कैसे करें, ठीक है। उसको अगर आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमने तब तक नहीं सोचा जब तक हम इंटरव्यू तक पहुंचे नहीं, ठीक है। मतलब आप रेस के अंतिम पायदान के बारे में सोच रहे हैं जब तक आपने उसके पहले जो 2 मेजर लेवल्स हैं वो क्लियर नहीं किए हैं, ठीक है। उसके बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। व्यक्तित्व विकास की जहाँ तक पर्सनल लेवल पे बात है, कोई ऐसा पर्सनालिटी ट्रेट स्पेसिफिक डिमांड नहीं करता है एग्जाम, ठीक है। ऑब्वियसली वो आपके इन प्रोसेस कुछ ट्रेट्स आ जाएंगे कि आप पेशेंट हो जाएंगे, आप ऑनेस्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, ये सब तो आप होंगे अगर
अपने साथ तभी उस स्टेजेस में क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप इंटरव्यू के पहले सीख जाओगे कि भाई अगर आपको कोई वो करना है, कोई एक हॉबी है जिस पे आपको काम करना है, वो तो आपको इन रेगुलर अपनी लाइफ में भी आप सब लोग एक हॉबी अपना कुछ ना कुछ करते हो। कोई खेलता है, किसी को गाने सुनना पसंद है, किसी को पिक्चर देखना पसंद है, किसी को कुछ नहीं तो रखे मारना पसंद है, ठीक है। एनी वे आप कुछ ना कुछ करते ही हो, ठीक है, जिससे आपका टाइम पास होता है, ठीक है। अगर उसके ऊपर आप कुछ करना चाहते हो तो कुछ अच्छी किताबें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कुछ अच्छा स्पोर्ट आप खेल सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें वैल्यू एडिशन के लिए कुछ अच्छी आर्ट फॉर्म आप सीख सकते हैं, म्यूजिक सीख सकते हैं, कुछ और सीख सकते हैं। ये सारी आर्ट फॉर्म आपको रिलैक्स करने में मदद करेगी, ठीक है। कि जब आप उस टीडियस एग्जाम प्रोसेस के बीच में हैं तो आप कुछ टाइम ऐसा निकाल के कोई ऐसी एक्टिविटी कर ले रहे हैं जो आपको रिलैक्स कर दे रही है। लोगों को पिक्चर देखना रिलैक्सिंग लगता है, तो वो अपना पूरा दिन या 2-3 दिनों देखा फिर उनको पिक्चर देख लेते हैं तो रिलैक्स होते हैं। कुछ लोगों को नहीं वो होता, उनको खेल के मजा आता है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको रिलैक्स कर दें, डी स्ट्रेस कर दें, ऐसी एक्टिविटीज़ को डेवलप कीजिए, ऐसी अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप कीजिए, वो अच्छा है। दैट इज ओनली द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दैट यू ऑल नीड फॉर द एग्जाम प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है कि कोई विशेष क्षेत्र के या विशेष माध्यम के बच्चे या कोई एक क्लास स्टेटस के बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे और उसके लिए कोई सेट ऑफ क्वालिफिकेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर रहें। दूसरा, जहाँ तक आपकी इस पे हम आते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर वाले थोड़े सीरियस हो सकते हैं बिकॉज उनके पास समय कम है। क्योंकि थर्ड ईयर में अगर आप अभी एंटर हुए हैं तो आप पूरा साल लिए हैं और आपको अपने फाइनल एग्जाम्स भी निकालने हैं, और थर्ड ईयर के होते होते ही आपको पता है आप इवन फाइनल ईयर में होंगे तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम आप लोग दे सकते हैं, अगर आपको अभी देना है तो अभी दे सकते हैं, एक साल ड्रॉप करके भी दे सकते हैं। जहाँ तक कोचिंग की बात आती है, कोचिंग कोई आवश्यक नहीं है, और आज के टाइम में तो और आवश्यक नहीं है जब आपके पास सब कुछ आपके पास एक क्लिक ऑफ द बटन पे अवेलेबल है, ठीक है। आप सब जो है दुनिया भर के उस पर देखते हैं, लेक्चर्स अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। स्टिल अगर आपको लगता है कि मुझे कोचिंग लेनी चाहिए और आपके बैक ऑफ द माइंड में आपके दोस्त ऐसा कह रहे हैं, आपके कोई रिश्तेदार कह रहे हैं, आपको जाना है, तो आप जा सकते हैं। उसके अपने फायदे नुकसान हैं। कुछ लोग कोचिंग के लिए जाते हैं तो वो एक 5 ईयर प्लान लेके जाते हैं, ठीक है, कि भाई एक जो है हमारे रिश्तेदारों में एक अच्छी छवि जाएगी, जो है लड़का ये सब तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी छवि लेके जाते हैं, फिर जो है कुछ अच्छी शादी होगी फिर हमारी, ठीक है, हाँ ये सब तैयारी कर रहा है तैयारी, ठीक है। तो 5 साल तैयारी चलती रहती है, या फिर वहाँ कुछ और चल जाता है, ठीक है, और फिर जो है वो सब चीज़ें कहीं हो जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग आवश्यक ही है, ठीक है। सिंपल से कहने का बात ये है, कोचिंग में क्या है, पहले होता था कि भाई आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, फोन्स नहीं थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी कि आपके पास रिसोर्सेज हो, तो आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने जो नोट्स हैं और अपने जो ट्यूटर्स हैं उनको एक एक्सक्लूसिव बना रखा था। तो ऐसा हुआ था कि भाई इस टीचर से हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी जो है पास होंगे, इस टीचर से ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तभी होगा, इसका सोशियोलॉजी अच्छा है। आजकल सब ऑनलाइन अवेलेबल है, और अगर उनके नोट्स की बात है तो दिल्ली में जो है मंडी लगती है पूरे किताबों की, अगर कोई गया हो तो वहाँ, ठीक है, तो वहाँ ऐसे आपको देखेंगे कि 1000 दुकानें हैं जिन पे दुनिया भर के फोटोस्टैट आपको मिलेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या लें क्या छोड़ें, ठीक है। जब हम भी गए तो हमें लगा कि भाई ये भी है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, मतलब अलमारी भर गई और उनको पढ़ने का समय नहीं है। तो आप बड़े फैसिनेट होते हो सब चीज़ें देख के, लेकिन इस एग्जाम में हमें इसी पे फोकस रहना है कि हमें उससे फैसिनेट नहीं होना है। मटेरियल तो इतना अवेलेबल है कि आप उस पर PhD कर सकते हैं, लेकिन आपको PhD नहीं करनी है, ठीक है। आपको एक एग्जाम निकाल के आगे बढ़ना है। अगर PhD करनी है तब फिर उस सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में जाइए, ठीक है। तो इतना मटेरियल अब आप कहो कि साहब हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो हम रोमिला थापर भी पढ़ लेते हैं, तो हम ये भी पढ़ लेते हैं, तो पढ़ लो, लेकिन हिस्ट्री में फिर मास्टर्स करो ना, ठीक है। एग्जाम के लिए वो सब नहीं चाहिए, ठीक है। एग्जाम के लिए बेसिक नॉलेज चाहिए, ठीक है, जो आपको NCERT भी पर्याप्त दे देगी हिस्ट्री के लिए बात करें। और आप इसके अलावा विपिन चंद्र या एक स्टैंडर्ड किताब जो भी आपको लगे, जो आपके सिलेबस से मैच होती है, वो आप किताब आपने पढ़ ली, दैट्स ऑल, दैट इज इनफ, ठीक है। उसके अलावा व्हाट ऑल यू नीड इज प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस किसकी? टेस्ट सीरीज की, ठीक है। प्रैक्टिस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, कि जब आपने किताब तो एक बार पढ़ ली, अब आपको किताब तो आपने नॉवल की तरह पढ़ ली, ठीक है। किताब पढ़ के अब मैं पूछता हूँ आपसे कि भाई फला फला इंसिडेंट हुआ, ठीक है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस थे, तो आप सोचने लगते हैं कि अच्छा सोचना पड़ेगा, मतलब इवेंट तो आपको याद आ रहा है लेकिन एग्जैक्टली चीज़ें याद नहीं आ रही कि क्या उस समय हुआ था, क्या उसमें मेजर पॉइंट्स थे,
तो ये जब आप फिर से उस किताब को जाएंगे तब आपको याद आएगा ये क्वेश्चन था, तो आप उस टॉपिक को उस कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे फिर से, ठीक है। जब हम पहली बार कह रहे हैं कि आप किताबों को पढ़ रहे हैं तो पहले तो आप नॉवल की तरह ही पढ़ रहे हैं किताबों को, ठीक है। उसके बाद जो गो एंड विजिट, और ये आप बीच में भी कर सकते हैं। अगर आप पूरा इनिशियली आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद जब सेकंड टाइम रीडिंग पे जा रहे हैं तो आपने एक चैप्टर पढ़ा, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी आपने पढ़ा, कुछ रिवर्स और क्लाइमेट और इस चीज़ें पढ़ी, उसके बाद आपने रीविजिट किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को और आपने देखा कि क्लाइमेट और इस सब में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने देखा कि भाई इसमें जो है ओशन करंट्स को लेके कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, या एयर प्रेशर को लेके कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह के कुछ स्पेसिफिक 5-6 एरिया हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप फिर से उस पर रिविजिट करेंगे अपनी किताब पे तो आप उन टॉपिक्स को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और आपको लगेगा कि हाँ ये तो लिखा था लेकिन मैं ही स्किप कर गया, मैं उस तरह नहीं पढ़ा कि भाई इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और आप ऑब्जर्व करेंगे ओवर द टाइम कि एक ही पैटर्न तो नहीं कहूँगा लेकिन एक ही सेट है जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक नहीं है कि यही क्वेश्चन है, किसी अन्य एग्जाम के क्वेश्चन हमेशा नए होंगे, लेकिन फिर भी एक एग्जाम की अपनी टाइप होती है, ठीक है। जैसे आप अगर यूपी पीसीएस वाला एग्जाम देखेंगे तो उसमें बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसमें ये पूछ लेंगे भाई अच्छा इस साल में चिड़िया कौन रही थी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप कभी यूपीएससी में नहीं देखेंगे, ठीक है। इतना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं देखेंगे यूपीएससी में, ठीक है। ऐसा इसमें देख लेंगे। इसमें आपसे आप स्टेट एग्जाम देंगे तो उन्हें देख लेंगे कि आप पूछेंगे कि फला फला वॉर हुई थी, कौन सी डेट को हुई थी, और उसमें डेट ऐसे होंगे 8 जुलाई 1990, 8 जुलाई, 7 जुलाई 1990, 6 जुलाई 1990, इतना स्पेसिफिक होगा। यहाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको ये तभी पता लगेगा जब आपने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखे हैं। जब आप यूपीएससी में देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 स्टेटमेंट है, 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 1 and 2 करेक्ट, ऐसे सेट्स आ रहे हैं। वो क्वेश्चन को और डिफिकल्ट बना देते हैं, तो फैक्ट नहीं दे रहे हैं तब भी उसमें और डिफिकल्ट हो रहा है। तो उसमें आपको अब तो ऐसा हो रहा है कि एलिमिनेशन भी एट टाइम्स नहीं हो पा रहा है, एलिमिनेशन से भी आप क्वेश्चन नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। उसमें आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग चाहिए उस टॉपिक की, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा वो सारे फैक्ट्स जान रहे हैं, ठीक है। अगर कोई हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोई क्वेश्चन होगा उसमें 5 फैक्ट्स होंगे, ठीक है। आप उसमें एक क्वेश्चन आ गया कि उस समय जो है ऐसे शादियां जो है पंडित कराते थे कि नहीं कराते थे, ठीक है। अब ये आपने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, ये आपकी किताब में भी नहीं होगा, लेकिन ये आपकी उस टाइम की जनरल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होगा, ठीक है। जनरल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होगा कि भाई उस समय अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो उस समय कोई प्रीस्टली क्लास थी नहीं, ठीक है, या फिर थी कि कोई एक आपको कोई स्टैचू मिली है प्रीस्ट की तो प्रीस्ट था, जो भी है, मतलब मैं उस पर डीप डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होगा, आपका इंटरप्रिटेशन बहुत महत्वपूर्ण है उसमें, ठीक है। वो जो फैक्ट्स पेपर में आ रहे हैं वो आपको हूबहू किसी किताब में मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ठीक है। एक ऐसा वैसा मतलब कोट करके स्टेटमेंट देंगे कि भाई उस समय जो है एंशिएंट सिविलाइजेशन इंडिया की बड़ी रिच थी, उसमें बहुत सारे हमारे वाइल्ड लाइफ में भी बहुत रिच थी और हमारे पास ये थे, लायन थे, हॉर्सेस थे, ये थे, वो थे। तो आपने जो है कहा हाँ चीज तो लग रही है सर, ठीक है, वो सारनाथ किलर में मिला था, ये मिला था, सब जानवर तो दिख रहे थे उस पर होंगे ही, ठीक है। अब किसी ने अगर बहुत डीप में गया हो कि भाई नहीं वैदिक पीरियड से पहले जो है हॉर्सेस पता ही नहीं थे, ठीक है, एक छोटी सी बात कहीं लिख देगा और आपका जो है वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। यूपीएससी में इट इज ऑल अबाउट डीपली रीडिंग द स्टेटमेंट और वो कहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं। वो ये गड़बड़ी नहीं करेंगे कि ये बैटल जो है 1990 में हुई थी 6 जुलाई को कि नहीं हुई थी, आप ये सब गलतियाँ यूपीएससी में स्टेटमेंट्स में नहीं होती हैं, ठीक है। वहाँ आपके थोड़े एनालिटिकल एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो वो उस तरह आपको पढ़ने की जरूरत है जब भी आप पढ़ रहे हैं। पढ़िए कंटेक्स्ट को, फिर क्वेश्चन पढ़िए, फिर वापस कम बैक टू योर ओरिजिनल सोर्स। सोर्सेज जितने अगर जैसे मैं एक लिस्ट दे दूंगा इनको, और भी अगर आपको कोई लगे, लेकिन उसको लिमिटेड रखिएगा और उसको रिपीटेड रखिएगा, ठीक है। यही सब लोग कहते भी हैं, आप खुद ही अगर देखते होंगे, उसको लिमिटेड और रिपीटेशन करिएगा, रिवाइज करिएगा, दैट इज द की, ठीक है। आप एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिए, दैट इज बेटर रादर देन 10 किताबें आप पढ़ें, ठीक है। आपको अच्छी फील गुड टाइप की तो लगेगा कि मैंने 10 किताबें पढ़ ली, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, ठीक है। सबकी अपनी इंटरप्रिटेशन होंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप किसी इन्फ्रेंस पे आ नहीं पाओगे स्टेटमेंट पढ़ के। आपको लगेगा फला ऑथर तो ये कहता था, दूसरा ऑथर ये कहता था, क्योंकि सबका अपना पर्सनल बायस भी इन्वॉल्व होता है उन सब किताबों को लिखने में। तो वो भी अगर आपके मिक्स हो गए ना सारे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे,
ठीक है, तो आप एक स्टैंडर्ड पकड़िए, उसमें आपको पता लग जाएगा कहाँ इसका एक दो जगह बायस है, वो आप ठीक कर लेंगे। अदरवाइज आप उसी पे रहेंगे तो अपना एक ओपिनियन बना पाएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज जाएंगे। ठीक है, ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है, ये कहता है, आप क्या कहते हैं वो नहीं आप कर पाओगे। तो लिमिटेड रिसोर्सेज और उसका बार बार रिपीटिशन, रिवीजन, यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले स्टार्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी से, सेकंड थर्ड ईयर वाले आप अगर सीरियस हैं तो आप एनसीईआरटी फटाफट पढ़िए, उसके बाद सीधे स्टैंडर्ड बुक्स पे आप जंप कर सकते हैं और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं। कोचिंग जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, 99% आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोई ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको लगता है कि जैसे अगर मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया सोशियोलॉजी, तो मैंने एक बार पढ़ा था लेकिन उस तरह नहीं पढ़ा था कि मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं, तो ऑब्वियसली मुझे उसका कोचिंग लेना पड़ा कि एग्जैक्टली क्या है सिलेबस। अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हैं जो आपके अपने कोर्स का आपने पढ़ा है तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई आउट ऑफ कंटेक्स्ट आप कोई ले रहे हैं कि भाई कोई जूलॉजी ले रहा है कि तो वही करना है, या कुछ ऐसा सब्जेक्ट ले रहे हैं जिस पे आपकी कमांड नहीं है, उसकी कोचिंग आप कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं, 3-4 महीने में सब्जेक्ट की कोचिंग हो जाती है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बाहर लेकिन आप जाओगे तो मतलब आपको कॉशन से जाना पड़ेगा और अपने साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा इस एग्जाम में। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बाहर गए और बाहर जाके आपने जो है कहा कि चलो हम चले जा रहे हैं, वहाँ जाके आपको लगा कि अरे तो फ्रीडम आ गया है। ठीक है, अगर यहाँ कितने लोग डे स्कॉलर्स हैं, सब हॉस्टलर्स हैं, कितने हॉस्टलर्स हैं, बाकी डे स्कॉलर हैं ना जो घर से आते हैं, कितने लोग हैं, यही इलाहाबाद के हैं। ठीक है, हाँ माने अच्छा मतलब हॉस्टल के बाहर रहते हैं, यहाँ कितने लोग हैं जिनका घर यहीं है, थोड़े लोग हैं। हाँ ठीक है, जो बाकी लोग हैं जैसे ये लोग जो हैं, ठीक है, जो घर से आते हैं, ये लोग जब कोचिंग करने जाते हैं तो इनको एक अलग स्वतंत्रता का एहसास होता है। ठीक है, इनको लगता है कि हम पहली बार घर से बाहर आए हैं, ठीक है, तो अब जो है इसका पूरा लुत्फ उठाया जाए। ठीक है, तो वो एक फीलिंग होती है, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व की होगी, आप हॉस्टल्स में आए हैं तो केयर फ्री एटीट्यूड आ जाता है। ठीक है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आप जितना केयर फ्री होंगे और जितना आप लूज होंगे उतना टाइम अधिक लगेगा। ठीक है, और कभी कभी वो टाइम खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये मान के चलना कि आप एक मिशन पे हैं, हमारा आपको खत्म करके लौटना है वापस, आपको बसना नहीं है वहाँ। ठीक है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं अभी तो टाइम है, अभी तो आए हैं, अभी तो देखते हैं, दिल्ली घूमते हैं, फिर नए रेस्टोरेंट देखते हैं, फिर कुछ खाने की कहाँ बढ़िया चीज़ें मिलती हैं वो देखते हैं। अगर वही देखने आप गए हैं तो उसके लिए जीवन पड़ा है अभी आपके पास। ठीक है, तो बेटर वहाँ जाएं अगर आप। ठीक है, तो वहाँ एक क्योंकि ऐसा समंदर है कि आप उसमें खो ना जाएंगे। ठीक है, तो बेटर बी फोकस, बी डेडिकेटेड, मतलब चीज़ों को कम एक्सप्लोर कीजिए, अपनी कोचिंग पे ध्यान दीजिए, सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, और आपका ये होना चाहिए कि हमें यहाँ से निकलना है। ठीक है, आपको वहाँ बसना नहीं है, आपको निकलना है। 6, 7, 8, 10 महीने कोचिंग करिए, सीरीज कीजिए, देन गो बैक। ठीक है, अपने घर आइए। अगर घर में कुछ अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है तो बेस्ट माहौल घर में ही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ आपको बहुत सी चीज़ों की परवाह नहीं होती है। ठीक है, खाने की, या वहाँ जा रहे हो वहाँ कपड़े भी धुलवाने हैं आपको। ठीक है, वहाँ आपको और 50 चीज़ें करनी है जो आप अकेले रह रहे हो। ठीक है, वो एक हेडेक होता है, वो आपका टाइम भी किल करता है। घर में आप रिलैक्स होते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें टेकन केयर ऑफ होती हैं आपकी फैमिली के थ्रू, जो भी घर में लोग हैं। ठीक है, और यदि किसी को लगता है घर में भी नहीं हो पा रहा है, कुछ ज़्यादा गेस्ट आ रहे हैं या ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, तो भी आपके पास आजकल लाइब्रेरीज उपलब्ध हैं। यहाँ तो यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी होगी और आपके यहाँ राजकीय पुस्तकालय भी हैं, तो आप लाइब्रेरीज में जा सकते हो। इलाहाबाद तो ऑलरेडी एक हब रहा है उस तरह से, तो यहाँ वो सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जहाँ आप सेक्लूडेड होकर पढ़ सकते हो। ठीक है, और बाकी ये मानिए कि जिसको पढ़ना है तो ज़रूरी नहीं कि वो मतलब एकांत हो, वो एकांत में नहीं पढ़ पाएगा, वो अपना फ़ोन चलाता रहेगा। ठीक है, फिर कहेगा मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा देखिए ये आपके हाथ में है। ठीक है, अगर आप ये कहो कि मैं जो है ऐसा हो जाता है, तो ये आपके अपने हाथ में है, डिसिप्लिन आपके अपने हाथ में है। कोई इन्फोर्स नहीं कर सकता है, कोई हम एक ऑफिसर अपॉइंट नहीं कर सकता है, या कोई आपके घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है। वो भी 2-4 दिन लेंगे। आप कहोगे हमें 5 बजे उठा देना, तो माँ 1 दिन उठाएगी, 2 दिन उठाएगी, 4 दिन कहेगी भाई जो है सोते रहते हो कितना दिन उठाएगी, उठते हो नहीं तुम 9 बजे 10 बजे उठते हो, क्यों उठाए, इसलिए छोड़ देंगे। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट योर डिसिप्लिन, और वो तो आप ही को लाना है। ठीक है, वो आप ही को लाना है। मैं जब था तो जब
इसमें एग्ज़ाम में जब मैं भी गया कोचिंग करने, क्योंकि मेरी भी आपकी तरह फैमिली में कोई नहीं था, मुझे भी कोई जानकारी नहीं थी एग्ज़ाम के बारे में। जब मैं गया कोचिंग करके, फिर मैं लौट आया उसके बाद घर सेम चीज़ के लिए। फिर मैं लाइब्रेरी जाता था तो मैं मॉर्निंग में चला जाता था, ठीक है, 8 बजे खुलती थी, ठीक है, लोग जनरली 10 बजे आते थे, एक सेक्शन 8 बजे खुल जाता था, उससे पहले ही पहुँच जाता था मैं, ठीक है। मतलब लाइब्रेरी जैसे मैं ही खोलता था जाके, ठीक है, तो जाके तो वहाँ लाइब्रेरी में बैठ जाओ जाके और फिर पढ़ रहे लगातार। एंड यूज्ड टू टेक रेगुलर ब्रेक्स, जो भी ले रहे लंच में, फिर उसके बाद शाम में जो भी, और रात को 10 बजे तक ही आ पाते थे। मुझे लाइब्रेरी 10 बजे भगा देते थे वो लोग, तो मैं बाहर बैठ के कुछ मेरा रह जाता था, तो मैं 10:30 तक करता रहता, ठीक है। तो ये भी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि इतने लॉन्ग आवर्स होने चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको जो है 20 घंटा पढ़ना है, इम्पॉसिबल, ठीक है। हम भी 8 से जब रात के 10 की बात करें तो ऐसा नहीं पूरा टाइम पढ़िए, उसमें ब्रेक्स भी हैं बीच में, वो ब्रेक्स भी आप ही को लेने हैं, लेकिन वो ब्रेक्स बड़े छोटे ब्रेक्स होने चाहिए, ठीक है। और अभी तो क्योंकि आप कॉलेज में हो तो आप उस तरह नहीं कर पाओगे। जब व्हेन यू आर डन विद योर फाइनल ईयर, उसके बाद जब आप फुल फ्लेज तैयारी कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, तब इस तरह की बात है कि आप रेगुलर ब्रेक्स लीजिए, ठीक है। आप जाइए 15 मिनट्स 20 मिनट्स, लेकिन खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए कि भाई देखो मैं 20 मिनट का ब्रेक जा रहा हूँ और फिर वापस आ जा रहा हूँ। ये नहीं कि 4 लोग मिल गए, जब हमें मिल जाते 4 लोग तो हमने कहा हमारा ब्रेक खत्म हो गया, हम जा रहे हैं वापस, ठीक है, एंड गो बैक टू योर टेबल एंड स्टार्ट। और आप छोटे सेशंस करिए, कोई नहीं आपको कह रहा कि 3-3 घंटा एक साथ पढ़िए, 45 मिनट्स पढ़िए, फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, घूम के आइए, एक सेब खाइए, पानी पीजिए, कुछ भी कीजिए जो भी आपको खाना है, ठीक है। और उसके बाद जो है अगेन गेट बैक टू योर वर्क, ठीक है। ये ऑनेस्टी आपको खुद ही लानी पड़ेगी, कोई आपके लिए नहीं ला पाएगा, ठीक है। ये सबसे पहले आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरा जो चीज़ हम इसमें आए, टाइम मैनेजमेंट की यहाँ पे बात है, इसी से लिंक एक इशू है टाइम मैनेजमेंट। कुछ लोग टाइम टेबल बनाते हैं बड़ा अच्छा सा, ठीक है, आज से हम पढ़ें, ठीक है, एक रंगीन कागज पे कुछ रंगीन कलर से, ठीक है, बड़ा अच्छा सा नया बनाते हैं, फिर उसको 3 दिन फॉलो करने का प्रयास करते हैं और फिर वो बन जाता है, फिर 1 महीने बाद फिर एक नया बनता है, ठीक है। और वो ऐसे बनता है कि 9 बजे से 9:10 तक हम ये करेंगे, 9:10 से 9:15 तक ऐसा करेंगे, ठीक है। ऐसा टाइम टेबल नहीं होता, ठीक है, ऐसा कभी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है, आप बंदिश पसंद नहीं है, ठीक है, इंसानी प्रवृत्ति को। आपको जो टाइम टेबल्स बनाने हैं, अभी तो आप कॉलेज में हैं, आप जो भी लिमिटेड टाइम आपके पास अवेलेबल है उसमें आप बना सकते हैं। जब आप फुल फ्लेज की तैयारी कर रहे हैं तो टाइम टेबल्स आपके रिलैक्स होने चाहिए विद इनफ स्कोप फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पे आप नहीं पढ़ रहे हो या वो काम नहीं कर रहे हो। टाइम टेबल बना रहे हैं, जैसे मैं अगर डॉक्टर हूँ तो हमारा टाइम टेबल ऐसा हो कि मैं 8 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 8 से 10 पढ़ूंगा, ये मैं लगभग इस किताब के 30 पेज पढ़ूंगा, ठीक है, या मैं ये टॉपिक पूरा कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं आधे घंटे 1 घंटे का ब्रेक ले लूँगा, जो भी आप निर्धारित करें, फिर उसके बाद 2 घंटे पढ़ूंगा, फिर 1 घंटा लंच करूँगा, फिर 2 घंटा, और एक दिन का मोटा मोटा निर्धारित हो गया कि मुझे ये इस सब्जेक्ट के ये चैप्टर पढ़ लेना है, इस किताब के 20 पेज पढ़ लेने हैं, ये अखबार पूरा कर लेना है, ये 4-5 चीज़ें आपकी मोटी मोटी हो गई, ठीक है। अब आप अगर एफिशिएंट इनफ निकले, आपने जल्दी कर लिया, तो आप नेक्स्ट डे से उसको और टाइप कर सकते हैं, या आप नहीं कर पाए तो नेक्स्ट डे उसको एडजस्ट करके कल थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। थोड़ा उसको फ्लेक्सिबल रखिए, ठीक है, और आउटपुट बेस्ड रखिए, ठीक है। आर बेस्ड मत रखिए, टाइम बेस्ड मत रखिए, आउटपुट बेस्ड रखिए कि शाम को जब जा रहे हैं, व्हेन यू आर डन विद योर डे, आपके साथ आपने जो निर्धारित किया था मॉर्निंग में, क्या उतना हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। या आपने सोचा कि आप 50 पेज पढ़ेंगे, आपने 1 दिन 2 दिन ट्राई किया, फिर आपको पता लगा कि नहीं मैं 1 दिन में 30 ही पेज पढ़ सकता हूँ, 50 पढ़ूंगा तो ऊपर से निकल जाएगा, तो पढ़ना नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको अपना लिमिटिंग फैक्टर पता लग गया कि भाई जो है मेरा 30 पेज है, तो आप 30 पेज प्लान कीजिए, 30 पेज पढ़ूंगा डेली, अगर 30 दिन टाइम मिला 5 और पढ़ लूँगा, ठीक है। अगर कुछ एफिशिएंसी मेरी बढ़ गई, किताब पढ़ते पढ़ते मुझे इसको अच्छा समझ आने लग गया, ये सेकंड थर्ड टाइम में पढ़ रहा हूँ, तो मैं तेज पढ़ लूँगा। जब आप शाम को लौट रहे हैं तो आप उससे कंपेयर कीजिए जो आपने मॉर्निंग में डिसाइड किया था कि मैंने 30 पेज सोचा था लेकिन मैं 25 ही पढ़ा, कल भाई मैं थोड़ा सा टाइम इधर एडजस्ट करूँगा, कल मैं 35 करूँगा, ठीक है, ताकि मेरा एवरेज अप हो जाएगी, ठीक है। यही टाइम टेबल है, इतना ही वेग बनाइए उसको, इतना मतलब इतना रिजिड मत बनाइए कि आप उसमें फंस जाएं और फिर उसमें से कुछ आउटपुट निकल के ना आए और आपको लगे छोड़ो तो जीवन है ऐसे ही चलता है, ठीक है। मैंने उस तरह की बात ना है कि आप एकदम ही चीज़ों को छोड़ दें, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स रखिए।
ये टाइम मैनेजमेंट, मतलब और भी बातें हैं इसमें, अब टाइम कंस्ट्रेंट मैं बहुत डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। जहाँ तक आपके सोर्स ऑफ मोटिवेशन की बात है, ठीक है, तो वो कहीं बाहर नहीं है, ठीक है, ना मुझे बनाइए सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ना किसी अन्य ऑफिसर को बनाइए, ठीक है। वो जो है टाइम मैनेजमेंट तो आप ही के हाथ में है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस भी आप ही के हाथ में है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी आप ही के हाथ में है। अब ये कह देना बहुत आसान है और आपको लगेगा जब सब कुछ मेरे हाथ में है तो फिर इस सेशन का भी क्या ही फायदा है, ठीक है। तो देखो ये आपकी जो है एक भ्रम है कि हम किसी को देखेंगे, ठीक है, तो हमें लगेगा वाह इतना अच्छा और हम उससे प्रोत्साहित हो जाएंगे। एक मोमेंट के लिए ठीक है, ठीक है, उस पल के लिए अच्छा है, लेकिन उसके बाद आप भूल जाएंगे, आप अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। मोटिवेशन हमेशा सेल्फ ड्रिवन है, ठीक है, कि मुझे ये करना है और मुझे यही करना है, ठीक है, वो आपके अंदर से ही आएगी। और वो तब आएगी जब आप उस चीज़ के बारे में इतना ग्रिप नहीं करेंगे कि भाई कितना पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, कितना जो है टाइम लगाना पड़ रहा है, कितना बेकार एग्जाम है, ये है वो है, ठीक है, तो आप उतने यू आर नॉट इन लव विद दैट प्रोसेस एंड दैट एग्जाम, ठीक है। आप जो है जो सीरियस कैंडिडेट है वो मतलब वो उतना फैसिनेटेड है विद द एंटायर प्रोसेस, ठीक है। तो ही इज सो फैसिनेटेड विद द प्रोसेस, ठीक है, उसको लगता है कि समय मतलब मेरे पास कम है इन सब चीज़ों के लिए रोने के लिए और ये सब चीज़ें करने के लिए, मेरे पास समय कम है किसी से शिकायत करने के लिए, ठीक है, वो इन सब चीज़ों पे समय नष्ट नहीं करेगा। तभी आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, ठीक है, जब आप इस लेवल के मोटिवेटेड हैं। जहाँ तक फेलियर की बात है, तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि फेलियर्स तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर क्या फेलियर है, अगर एग्जाम नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है, मतलब वो जीवन नहीं है, जीवन का एक पार्ट है, ठीक है। सब लोग कहेंगे, कहना भी आपको लगता होगा कि बहुत आसान है, लेकिन फिर ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, उसके बारे में नहीं सोचिए, ठीक है। फेलियर इज नथिंग जस्ट अ थॉट प्रोसेस, ठीक है, बस आप सोच रहे हो, ठीक है। अब ऐसे फेलियर गिनने लग जाओ तो फिर तो जीवन ही फेलियर है, ठीक है। हम कहें कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, आप लोग IIT में क्यों नहीं बैठे हो, आप तो फेलियर हो सारे, आप तो सब लूजर हो। मैं अगर ये कहूँगा कैसा लगेगा ये बात, या आपके नीचे वाले कॉलेज वाले कहें कि हाँ तो हम तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं गए, हम तो सब फेलियर्स हैं। या आप जितने बैठे हैं 10 साल बाद मैं पूछूं कि भाई मैंने तो इतना सेशन दिया 1 घंटा, लेकिन आप लोग यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं, आप तो फेलियर हो। ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है। या मेरे अपने बैचमेट्स कहें कि मेरे लोग जो है कॉलेज में बड़ा अच्छा वो हायर स्टडीज करने को बाहर चले गए, वो कहे कि तुम तो इंजीनियरिंग करके भी ये सब सरकारी नौकरी चक्कर में फंस गए, तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम तो लूजर हो, ठीक है। तो उनकी नज़र में वो होगा क्योंकि वो सर्विसेज उनको फैसिनेट नहीं करती है, दे आर नॉट मोटिवेटेड। उनको लगता है कि हम तो हायर एजुकेशन के लिए, हम तो मास्टर्स कर रहे हैं, हम तो PhD कर रहे हैं, हम तो US में इतना कमा रहे हैं। तो इट्स ओनली अबाउट परसेप्शन, ठीक है, वो आपकी अपनी परसेप्शन है, कुछ नहीं है, ठीक है। आप ये है कि आपने अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से आपने अपना बेस्ट एफर्ट दिया। कल को आपको ये मलाल नहीं होना चाहिए कि भाई मैं ये कर सकता था लेकिन मैंने अपना टाइम नहीं दिया, या मैंने एक ऑनेस्ट 100% एफर्ट नहीं दिया, दैट्स ऑल। वही आपके हाथ में है। बाकी लक है, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं, फैमिली सर्कमस्टांसेस हैं, सबकी परिस्थितियां अलग हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। मेरे इतने साथी हैं जो बहुत अच्छे थे हमसे कहीं ज़्यादा पढ़ने में, कहीं ज़्यादा अच्छा तैयारी भी उन्होंने की, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस वो लोग नहीं हो पाए। उसका मतलब ये नहीं कि वो फेलियर हो गए, वो आज भी मैं मानता हूँ कि मुझसे कहीं ज़्यादा ब्रिलियंट और कहीं ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं, लेकिन स्टिल नहीं हो पाए तो क्या हो गया। ऐसा ये कोई मानक अपने दिमाग में ना लाए, ठीक है। एग्जाम है, ऐसा है जैसे रेस आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, रेस दौड़ी, अगर आप जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो ठीक है, आपने पार्ट लिया, इट वाज मतलब वेरी एक्साइटिंग टू टेक पार्ट, ठीक है, आपको मजा आया, ठीक है, आपने नॉलेज गेन किया, एंड देन यू मूव टुवर्ड्स अ न्यू जर्नी कि आप अपने और करियर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं,
जो कि मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि आपके पास एक प्लान भी हमेशा होना ही चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेस है और इतनी कम वैकेंसीज हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है। ऑब्वियसली फेल, मतलब अगर फेल ही गए उस सेंस में तो ऑब्वियसली आपको उस रेस से बाहर तो होना ही होना है बहुत से लोगों को, ठीक है। तो आपके पास प्लान भी हमेशा ही होना चाहिए। अब जहाँ तक आपकी ये बात है सोचने की मीडियम की या फिर इंजीनियर ज़्यादा आ रहे हैं या सीसैट है, इस सब पे बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे हमारे लोग हैं जो टॉप 20 में आ रहे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ठीक है। आजकल हिंदी मीडियम की भी सारी कोचिंग आपको दिल्ली में अवेलेबल हैं, दृष्टि है, ये है, इतने अच्छे वहाँ टीचर्स हैं। तो बात मीडियम की नहीं है, ठीक है ना, बात इसकी है कि आप इंजीनियर नहीं हैं तो आप सीसैट कैसे कर पाएंगे। देखो एक एग्जाम है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम एक रेस दौड़ना चाहते हैं और हम कहें साहब हम तो एथलीट नहीं हैं, तो ये तो अन्याय हो गया हमारे साथ। तो रेस तो तुम ही दौड़ना चाहते हो भाई, ठीक है, तो दौड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो नहीं है कि साहब कोई और दौड़ ले मेरी जगह लेकिन जीतना मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको जो सीसैट है, सीसैट इज नथिंग बट इस बार का अगर छोड़ के, जो कि मुझे भी लगा कि कुछ गड़बड़ इस बार हुई है, बट अदरवाइज इट हैज बीन 10-12 लेवल का सिंपल मैथ्स और इंग्लिश आ रही है उसमें, ठीक है। उसमें आपको अगर आप प्रीवियस सेट ऑफ पेपर्स निकाल लेंगे, एक किताब ले लेंगे, आप प्रैक्टिस लगा लेंगे, तो आप देखिएगा आप इजीली 80-90 स्कोर करने लग जाएंगे एंड वंस यू आर थ्रू आप बड़े इजीली उसमें पास हो जाएंगे। तब डिस्क्रिमिनेटरी था जब उसके मार्क्स ऐड हुआ करते थे, ठीक है। अब नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम। इस बार थोड़ा इशू फिर भी हुआ है, मैंने खुद देखा है, लेकिन उससे पहले तक और आगे शायद ना भी हो, जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम है। थोड़ा एफर्ट आपको ज्यादा देना पड़ रहा है, बट ये तो इस तरह भी है कि भाई मुझे हिस्ट्री नहीं आती तो मैंने भी तो हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है, मतलब मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी, मुझे हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा नहीं लगता था, ठीक है, मुझे कोई सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने भी पढ़ी। ये हो सकता है कि हमें इनिशियली लगे कि भाई हम इतनी साइंस मैथ्स की क्या आवश्यकता है, बट उस डिबेट में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस कोई क्वेश्चन कर दे रहे हैं तो फिर तो उसी स्ट्रीम में निकल जाइए, ठीक है। एक छात्र संघ बनाइए और एग्जाम के प्रोसेस के विरुद्ध रहिए, अगर आपका ये है। अगर आपका ये केवल एग्जाम क्लियर करना है तो आप गेम के रूल्स नहीं बदल सकते हो, ठीक है। गेम के रूल्स यूपीएससी ने सेट किए, ठीक है, तो रूल्स में रहो, ठीक है, और देखो कि उन रूल्स को कैसे तोड़ा जा सकता है, ठीक है, कि उसमें से कैसे निकला जा सकता है। सीसैट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, एक ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ परम्यूटेशंस के, कुछ अन्य जो आपने क्लास 10 में पढ़े होंगे, कुछ थोड़ा सा हाई लेवल इस बार था, वो सब अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एक बेसिक 80 क्वेश्चंस में से आप 40 क्वेश्चन बड़े आसानी से निकाल पाओगे और आप इजीली क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। बट आपको 40 सेट ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है जो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से हैं। कुछ लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है तो वो इंग्लिश वाला निकाल ले जाते हैं, कुछ लोगों की थोड़ी बहुत एनालिटिकल अच्छी होती है तो एनालिटिकल निकाल देते हैं, इंग्लिश छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको बस अपना वो एक अच्छा एरिया निकालना है जिसमें आप थोड़े से एक्सपर्ट हो, वो एरिया पे फोकस कीजिए, 50% क्वेश्चन टारगेट कीजिए और आप निकल जाएंगे उसमें से। वो कोई बहुत बड़ा उसमें एफर्ट नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें मोटी बातें थी। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कोई पूछ रहा है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं, ठीक है। कोई उसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिसको आप इजीली पढ़ सके। कुछ लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे ले लेते हैं, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी इसलिए ले लेते हैं, जैसे मैंने भी लिया कि उसका सिलेबस बहुत छोटा है, ठीक है, हमें आसानी से पढ़ने में आ जाता है। अब हम अगर इंजीनियरिंग लेते तो इंजीनियरिंग अपने आप में 35 सब्जेक्ट्स हैं, तो वो बात था, तो यू जस्ट सी द रिलेटिव एडवांटेज, ठीक है, कि मैं इतनी लंबी रेस क्यों दौड़ूं जब आप जो है एक सब्जेक्ट होकर पास हो जाओगे, मैं क्यों 35 सब्जेक्ट पढ़ूं, ठीक है। एंड देन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको अन्य पेपर्स में ऐड कर देते हैं, जैसे आप हिस्ट्री लोगे या सोशियोलॉजी लोगे, एंथ्रो लोगे, तो आपके सोशल इश्यूज वाला पार्ट जो जीएस में भी आता है वो भी कवर हो जाता है, आपका एस्से राइटिंग अच्छा हो जाता है, तो आपको लगता है कि ये मेरे मेन पार्ट को ऐड कर रहे हैं, तो मैं इनको ले लेता हूँ क्योंकि दे आर इजीली मैनेजेबल एंड नॉट अ एक्स्ट्रा बर्डन। आप कुछ ले लोगे कि हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत स्कोरिंग है, लेकिन अगर आपकी एक्सपर्टीज है उसमें, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये बर्डन नहीं बनेगा, ठीक है, या आपके कोर टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे पीएससी वाले हैं तो फिजिक्स मैथ्स ले लीजिए, लेकिन वो आपको किसी अन्य सब्जेक्ट पे ऐड नहीं करेंगे, लेकिन उसके अपने फायदे भी हैं कि वो हाईली स्कोरिंग है। अगर आपकी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है तो 350 नंबर भी उसमें आ जाएगा, बाकी सोशियोलॉजी एंथ्रो में आप हार्डली 300-310 ही ला पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं आ पाएगा। तो दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, आप किसी की मत सुनिए, आप एक जो आपको इजीली लगता है सब्जेक्ट, ठीक है, बट उस फैसिनेशन से मत सेलेक्ट कीजिएगा कि मुझे ये पढ़ना अच्छा लगता है,
अच्छा इज मोर, ठीक है। ऐसे तो मुझे केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता था, तो मैंने लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं लिया क्योंकि मैंने देखा कि मतलब सोशियोलॉजी इज वे बेटर और मैं मैनेज कर पाऊंगा। इस तरह मत लीजिए कि अच्छा लगता है आपको, कोई इसमें हायर स्टडी नहीं करनी है। ये देखिए कि आप इसको इजीली पढ़ पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी ऐसा लगता है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, अजीब सा है, हम लिख नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों की आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। खासकर कुछ साइंस के लोग ऐसे होते हैं, उनको 1 to 1 समझ आता है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन क्या है कि एक बात को 4 बार लिखना घुमा के, ठीक है, उन लोग नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो उन लोगों को लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरे काम का नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इट्स जस्ट अबाउट आपका मेंटल लेवल क्या है, आप कैसे आपकी कंडीशनिंग हुई है एजुकेशन बैकग्राउंड में, वो नहीं पढ़ पाते हैं उस तरह। तो उनको लगता है कि कुछ हम ज्योग्राफी ले लेते हैं, हमें लगता है कि थोड़ा साइंटिफिक भी है, हमें कुछ समझ आ रहा है, कुछ इसमें साइंस इन्वॉल्व है और हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं, कुछ लोग उसको ले लेते हैं। तो यू जस्ट सी कि किसका सिलेबस कम है, कौन सा आपके लिए इजीली मैनेजेबल है और कौन सा आपको थोड़ा बहुत पता है, एकदम फ्रेश ना हो, ठीक है। मतलब एकदम ही कुछ भी नहीं पता है और पूरा मतलब आपको रॉ एफर्ट करना पड़ रहा है पूरा उसमें, ठीक है। न्यूज़पेपर्स आपको पढ़ना है, कुछ लोग हिंदू पढ़ते हैं, अगर अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी में किसी प्रकार अखबार आप पढ़ते हैं, अखबार कोई भी पढ़िए, लेकिन अखबार में केवल रेलेवेंट पोर्शन पढ़िए। नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसीज पढ़िए जो आपके नेशनल पैराडाइम को जो है इफेक्ट कर रही है। स्टेट की पॉलिसीज पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को लेकर यदि कोई चर्चा हो रही है उसको पढ़िए, स्टैट्यूटरी कोई डिस्कशन हो रही है उसको पढ़िए, पॉलिसीज को लेकर कोई डिस्कशन हो रही है उसको पढ़िए, इंडिया की इकोनॉमी को लेकर कोई डिस्कशन हो रही है उसको पढ़िए। बाकी सब चीजें रैंडम मत पढ़िए, पेज 3 मत पढ़िए, स्पोर्ट्स मत पढ़िए तो मतलब नहीं आप पढ़ लीजिए, बट दैट इज नॉट फॉर एग्जाम, ठीक है। उस तरह के एग्जाम के क्वेश्चन उसमें से नहीं आते हैं, ठीक है। कि आप पढ़ रहे हो कि कौन सी नई पिक्चरें आई हैं, कौन सा रोजमर्रा की जो घटनाएं हो रही हैं वो वाली, वो नहीं। ऐसी चीजें जो नेशनल सीन को अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है, वो चीजें जो हैं आप पढ़िए, ठीक है। ये इतनी मोटी मोटी बात मुझे कहनी थी, तो इस पर मैं और घंटा बोल सकता हूँ, बट क्योंकि मुझे एकदम से निकलना है, कहीं कुछ आवश्यक कार्य है। इसके अलावा अगर आपको कोई और डिटेल डिस्कशन होगा, बहुत से एस्पेक्ट छूट गए हैं, मैं और बताना चाहता था लेकिन बहुत से एस्पेक्ट छूट गए हैं, बट कहने का मतलब यही है, सबसे पहले आप डिसाइड करिए आपको एग्जाम देना है। स्टार्ट विद एनसीईआरटी बुक्स, देन विद स्टैंडर्ड बुक्स। कोचिंग अगर जाना है तो थर्ड ईयर के बाद चले जाओ, उसमें कोई इशू नहीं है, ऑप्शनल के लिए चले जाओ। जीएस में जाने का कोई खास पॉइंट नहीं है। आप एक ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लेक्चर्स अपने फोन पे देख सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन अब ये आप कहेंगे साहब मैं तो देखते देखते सो जाता हूँ, या मैं तो उसको जो है उसको बार बार रिपीट कर करके देखता हूँ, 2 घंटे का लेक्चर 4 घंटे में देखता हूँ, तो फिर इसका मतलब आप रिलैक्स हैं, ठीक है। आपके माइंड में ये है कि भाई ये तो मेरे पास रिकॉर्डेड है, अभी सुन लेता हूँ, सुनते सुनते सो गए, फिर जो है फिर दोबारा देख रहे हो उसको। ये आपको निर्धारित करना होगा कि 2 से 4 घंटे लेक्चर देखना है और लेक्चर की तरह देखना है, ठीक है। तो ये सीरियसनेस तो आपको खुद में लानी है, ठीक है। इतनी बात हुई, कोई और इसके अलावा मेजर पॉइंट छूटा है किसी को पूछना है? सर मैं बीए सेकेंड का छात्र हूँ और आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी से क्या हम न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें? बिल्कुल, न्यूज़पेपर आज से ही पढ़ना शुरू करिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सारी किताबें एक तरफ, अखबार एक तरफ। जब आप अखबार पढ़ेंगे, अखबार में आपको 50 चीजें समझ नहीं आएंगी, आपको लगेगा कि भाई ये जो चर्चा हो रही है मतलब क्या हो रहा है। अभी आधे लोगों को यहाँ ये क्लियर नहीं होगा कि भाई हमारा एग्जैक्टली पार्लियामेंट में जितने मेंबर्स हैं वो आ कैसे रहे हैं, ठीक है। मोटा मोटा आइडिया ठीक है, भाई चुनाव होता है लोकसभा, बट अगर कुछ मैं टेक्निकली कभी क्वेश्चन दे दूंगा तो आधे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन नॉमिनेटेड, कौन एंग्लो इंडियन, कौन क्या, ठीक है। तो वो उतनी डिटेल आपको क्लियर रहे कि आप किसी को अपने बगल में बैठे हुए आदमी को समझा सकें, ठीक है। वो डिटेल आपको तब आएगी जब अखबार पढ़ोगे, पढ़ के आपको 4 चीजें समझ नहीं आए, फिर आपने गूगल किया, ठीक है, कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, ज्ञान वर्धन हुआ आपका एक दिन के लिए। अगले दिन एक टाइम ऐसा आएगा आपको पढ़ने में, शुरू में आपको 3-4 घंटा लग जाएगा अखबार पढ़ने में, इस तरह आपको लगेगा अखबार ना हो गया तो किताब हो गई एक तरह की, ठीक है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन यू ग्रो मैच्योर इनफ और आपने इतना चीजें पढ़ लिया, आपको लगेगा कि आप देखेंगे कि अखबार में चीजें रिपीट होती हैं, ठीक है। एक टाइम के बाद आपको लगेगा इंटरनेशनल सीन में वही चल रहा है, इजराइल पैलेस्टीन वही जो है, मिडिल ईस्ट वही चल रहा है, हर बार वही आता रहता है। लेकिन एक बार आप पूरा बैकग्राउंड जानने में आपको टाइम लगेगा, वो जानिए। जब आप ये कर लेंगे आप अखबार 1 घंटे में निपटा लेंगे बहुत इजीली।
और उस लेवल पे जब आप पहुंचेंगे तभी आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, ठीक है। और सर आंसर राइटिंग को ऐसे सुधारा जा सकता है? आंसर राइटिंग लिख के ठीक है ना। कुछ शब्दों का वो होता है जैसे हिंदी मीडियम, हाँ, तो उसमें कैसे क्या? शब्दों का तो खेल देखो है ही, शब्दों का ही सारा खेल है, ठीक है। अब ये है आंसर राइटिंग में जब आप आ रहे हैं, पहले तो प्रीलिम्स आपको करना चाहिए। अगर आप मेंस पे आ गए हैं तो उसमें आपको ये देखना है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाइए, वो टॉपिक आपने पढ़ा, आप आंसर लिखिए। जब आप लिखने पे जाएंगे, टाइम फ्रेम में लिखने पे जाएंगे, 7 मिनट में आपको एक आंसर लिखना होगा, उसमें आपको समझना भी है और लिखना भी है। तो आप देखेंगे आपको पॉइंट भी रिकलेक्ट नहीं हो पा रहे, आपको लगेगा कि अच्छा मतलब फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी में पढ़ा तो था, कुछ तो पढ़ा था, लेकिन क्या था नहीं, ठीक है। आपको 1-2 पॉइंट लिखना, आप लिख ही नहीं पाओगे आंसर उस पर। तो पहले आपको ये देखना है कि क्या आपके ऐसे कोई नोट्स हैं, ऐसे कोई की पॉइंट्स हैं जो आपने फूड प्रोसेसिंग पढ़ते ही आपको याद आ गया कि ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। या आपको शिपिंग इंडस्ट्री पढ़ते ही याद आ गया कि भाई इंडिया की शिपिंग इंडस्ट्री में ये गवर्नमेंट 4 पॉलिसीज हैं, भारत का ये स्टेटस है और ये हम कर सकते हैं। ऐसा आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स का रिकलेक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये तब होगा जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, तो आप लिख नहीं पाओगे इनिशियली। आप क्या करोगे, फिर आप उसको खोलो, किताब खोलो, फिर उसको पढ़ो कि अच्छा हाँ ये था, फिर उसको पढ़ के फिर लिखो, कोई बात नहीं, पढ़ के एक आंसर लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन आप पहले आंसर लिखना तो सीखिए कि उसमें लिखना क्या क्या था, ठीक है। तो पहले आप लिखना सीख जाओगे कि भाई एक इंट्रोडक्शन लेना है जिसमें आपको ब्रीफ बताना है, फिर आपके कुछ प्रोस कॉन्स आपको बुलेट पॉइंट्स बताने हैं, और फिर एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन जिसमें मल्टीपल अप्रोच है कि भाई ये भी ठीक। कभी आपको ये नहीं कहना कि भाई ये ठीक है, ठीक है। ब्यूरोक्रेट क्या कहते हैं हमेशा, ये भी ठीक है लेकिन गलत ये भी नहीं है, ठीक है ना। यही हमारी अप्रोच होती है, ठीक है। वी आर ऑलवेज मतलब एक डिप्लोमेटिक लेवल पे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि सही गलत वैसे भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, ऑल अबाउट कंटेक्स्ट, सब परिस्थिति पे होता है, ठीक है ना। तो आप ये कहेंगे कि अगर ऐसा है तो ऐसा है, अगर वैसा है तो वैसा है, ठीक है। तो जैसा लगे वैसा कर दो, ऐसा आंसर होता है, ठीक है। समझ रहे हो, आपको पढ़ के लगेगा, जैसे हमें पढ़ के लगता है, अगर प्रैक्टिकली हम आए तो भाई ये आंसर तो कहानी है, ऐसा प्रैक्टिकली थोड़ी होता है। लेकिन जब आंसर राइटिंग है तो वो ऐसा ही है, ठीक है। कि फैक्ट ये है, अगर आप कहो कि इंडिया को क्या करना चाहिए, कनाडा से सब रिश्ता तोड़ देना चाहिए, तो आप लोग हाँ सब तोड़ देना चाहिए, गलत नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए, गलत है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हाँ कुछ बात करनी चाहिए लेकिन टफ भी रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए, एक्सपोर्ट रोकना नहीं चाहिए लेकिन कुछ कंडीशंस लगा देनी चाहिए। हम ऐसा ही हमेशा चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, इट्स ऑलवेज ग्रे, ठीक है। आंसर राइटिंग हमेशा लिखने से ही आए और वो आप खुद ही इंप्रूव कर लोगे, लेकिन एक लेवल तक। उसके बाद आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी जो आपको इवेल्युएट करके आपका माइक्रो चीज़ों को पॉइंट आउट करके बता सके कि आप ये चीज़ अच्छी नहीं लिख रहे हो, ठीक है। या आप एक आंसर को बहुत स्ट्रेच कर रहे हो किसी पोर्शन को, और कुछ जो आपको नहीं आता है उसको छोटा लिख दे रहे हो। एक थ्रेशोल्ड लेवल तो आप खुद लाएंगे कि आपको मैंने एक टॉपिक दिया, एक आंसर दिया, आपने उस पर रिकलेक्ट किया और विद इन टाइम 10 मिनट में आपने आंसर लिख दिया, ठीक है। एक तो आप खुद लाओगे, उसके बाद उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट किसी सीरीज को ज्वाइन करने से, ठीक है। आप साइंस से हैं क्या, किससे बीएससी? मैं इंडियन, मेरा साइंस से रहा। अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी हाँ प्रॉब्लम, लिखने में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम होती है, तो उसे कैसे दूर कर सकते हैं? अगेन सेम थिंग है। देखो अब प्लस 2 में आप पढ़ते हो, हम तो आगे इंजीनियरिंग में पढ़े, तो हमें तो इतना समझ आता था कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू ये है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अंत में आ गया एलएचएस आरएचएस साइंस, ठीक है, खत्म, हमारा तो ये फंडा था, ठीक है। अब यहाँ आ गया कि भाई जो है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल इन ऑल इट्स कलर्स, कमेंट, अब जो है मतलब क्या लिखे हैं इसमें, ठीक है, कि हाँ मतलब उसमें सोचने नहीं मिलता है कि इसमें क्या लिखे, उन्हें पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो जिनका थोड़ा आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होता है वो शुरू करेंगे कि हाँ शेक्सपियर ने ऐसा ऐसा कहा, लाइफ ऐसी है, फिर कुछ इसी ने कहा, फिर इंडिया के स्कॉलर ने कहा, फिर आप उसको और घुमाएंगे, एक लाइन को 4 बार लिखेंगे अलग अलग शब्दों में रीफ्रेज करके, वो एबिलिटी तो लानी ही पड़ेगी, ठीक है। मतलब क्योंकि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे 500 शब्दों में, तो कैसे लिखेंगे, चीज तो छोटी सी है ना, ठीक है। एक ऐसे आया, मैंने लिखा, मुझे याद है कोई
इसमें था कि उसका क्विक एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है, यही ऐसे था। अब इस पे कैसे लिखोगे, ठीक है, तो अब आप इस पे लिखेंगे तो आप ठीक है। अब हमने शुरू किया कि हाँ भाई हमने तो कहानी सुनी थी वो कछुआ खरगोश वाली, उसमें स्लो था लेकिन अब टाइम बदल गया है, और फिर देन यू टेक इट टू लेवल्स, ठीक है, कि मैंने इसको ब्रेक कर दिया कि हम एक बार उसमें इंडिविजुअल डोमेन डिस्कस कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ में या बिजनेस में या स्टूडेंट लाइफ में या पर्सनल लाइफ में क्विक एंड स्टडी का क्या मतलब है, नेशनल फोरम पे इस चीज का क्या मतलब है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इसका क्या मतलब है, ठीक है। या फिर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं सब्जेक्ट अप्रोच में कि हिस्टोरिकली इसका क्या मतलब रहा, कि हम देखें कि भाई जितने इन्वेडर्स आए वो मतलब क्विक डिसीजन मेकिंग थी, हमारे लोग आपस में लड़ रहे थे। इट्स ऑल अप टू यू, आप कैसे उसको इमेजिन कर रहे हो और आप उसको कितने डोमेन में ले जा रहे हो, ठीक है, केवल इतनी सी बात है, ठीक है। डिफिकल्टी तो आएगी लेकिन वही फिर जो इनका आंसर था कि लिखने से ही आप सीख पाएंगे, ठीक है। कितना करंट अफेयर्स देखो, एक साल अगर पढ़ लोगे तो वही चीज रिपीट होती है, वही घटनाएं हैं, आपको पैटर्न की रिपीट लगेगी। एक साल तो लगभग पढ़ो, एक साल पीछे रखो। सर का डेली डेली अगर 2 वीडियो लेक्चर अटेंड करते हैं मतलब सर जीएस के सर 4 आवर की वीडियो सर मतलब लेक्चर अटेंड करके क्लास कर देते हैं, उसके बाद हमें सर 2-3 आवर तक पूरी रीडिंग, सर मैं क्या आंसर राइटिंग उसमें कुछ समय करनी चाहिए? क्या आंसर राइटिंग? हाँ सर, पहले प्रीलिम्स तैयार करो, जब आपको लगे कि आपने थ्रेशोल्ड लेवल तैयार कर लिया है, आप तो टेस्ट दो, उसमें आपके 90-100 इतने नंबर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं पेपर क्रैक कर लूँगा, देन यू गो फॉर मेंस आंसर। पहले केवल आपका फोकस प्रीलिम्स पे होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं मेंस में इतना अच्छा कर लेते हैं, 6 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स कभी निकलता नहीं और सब धरा रह जाता है, ठीक है। फर्स्ट बी प्रिपेयर्ड विद प्रीलिम्स, ठीक है, तब मेंस पे आएंगे। सर आपने बताया जैसे आपने इंजीनियरिंग किया था, उसके बाद आपने वैसा ही यूपीएससी करना है, यार एक लंबी कहानी है, आराम से बताऊंगा यार, आराम से दोबारा। मैक्सिमम सर एक एस्पिरेंट को कितने अटेम्प्ट देने चाहिए सर? सीधे सर इतना जब तक ना हो जाए। हिंदू पढ़ता था हमने, तो हिंदू लोग पढ़ते हैं, कुछ लोगों को लगता था हिंदू बड़ा नेगेटिव अखबार है, नहीं ऐसा नहीं, यूजफुल नहीं, कुछ नहीं। उसमें जो संपादकीय पेज आता है वो संपादकीय पेज आप पढ़िए, एडिटोरियल पेज पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, लेकिन उसके ओपिनियन से बायस मत करिए, बस केवल उसके फैक्ट्स पढ़िए और देखिए कि वो चीजों को कैसे घुमा के बता रहा है, ऐसे आपको एग्जामिनर को बताना, ठीक है। जैसे कि चैनल में वो अपना समरी या फिर एनालिसिस हिंदी में देते हैं, तो बिना अखबार रीडिंग किए उसको पढ़ कोई बात नहीं, तो भी देखिए करंट अफेयर्स अखबार से पढ़ना इनिशियल है, इसके बाद भी आप देखते हैं विजन के या दृष्टि के कंपाइलेशन आते हैं, जो भी एक मीडियम में कंपाइलेशन आपको अच्छा लगे वो तो आपको बाद में पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे साल का अखबार आप याद नहीं रख सकते हैं। तो कंपाइलेशन का ऑलवेज बेटर कि आपने लास्ट मंथ में उसको पढ़ लिया है तो आपका पूरा रिफ्रेश हो गया है, ठीक है। और वो एनालिसिस भी इतनी मेहनत करके कोचिंग इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं और वो भी फ्री में अवेलेबल है, नेट पे कहीं भी पढ़े हैं, सब पे टेलीग्राम पे आपको मिलते नहीं है क्या? वो सब तो चैनल उसकी दुनिया भर के जो चलते थे उसमें पता नहीं क्या है, वो चैनल्स के और संपादकीय वो दोनों इनफ हो जाएंगे ना? बहुत है, अगर इतना हो जाए कमरा भर जाएगा, ठीक है। बिकॉज अभी थोड़ा सा टाइम कम है मेरे पास, ठीक है, तो मैं किसी दिन आऊँगा, ठीक है। आप किसी दिन अगर संडे के दिन रखेंगे या कोई अगर हॉलीडे होगा तो उस दिन आराम से डिस्कशन कर पाएंगे, वर्किंग डे से थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस। आई होप ये काफ़ी यूजफुल रहेगा और सभी ने बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस होना है इस चीज़ को। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं डिबेट के जो रिजल्ट आए हुए मेरे पास, मैं उसको अनाउंस करने जा रहा हूँ। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारे जजेस में रिजल्ट दिया हुआ है उसमें तीनों के तीनों रिजल्ट ही महिलाओं से आए हैं, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। थर्ड पोजीशन गोज टू पल्लवी, मिस पल्लवी, अब तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सेकेंड पोजीशन
जो पहली रैंक आई है उनका नाम है मिस श्रेया शर्मा।